प्यारे बच्चों, एचएसएससी द्वारा जो सीईटी की परीक्षा ली जाएगी उसके गणित के प्रश्नों के भाग 2 के साथ में उपस्थित हूँ। ये प्रश्न एचएसएससी द्वारा वर्ष 2016 में लिए गए क्लर्क की परीक्षा जो 20 नवंबर 2016 को आयोजित हुई थी उसके मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर से है। तो आज के 10 प्रश्न में से पहला प्रश्न, यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो लाभ 3 गुना होता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें है ना, हम पहले बिक्री कीमत 100 रुपये मान लेते हैं और फिर हमने 2 गुनी कर दी, मतलब कितनी कर दी, वो 200। अब कह रहा है कि लाभ 3 गुना होता है, मतलब 100 रुपये में बेचने पर लाभ अगर 1 हो रहा था तो 200 में बेचने पर लाभ 3 गुना हो गया, मतलब 3 हो रहा है। अब जो 100 और 200 का अंतर है यानी 100 रुपये, उससे बढ़ने पर लाभ 1 से 3 हुआ, मतलब जो अंतर 1 और 3 का है 2 है, वो बराबर है 100 रुपये। तो 1 बराबर कितना हो गया, 50 रुपये। यानी कि हम 100 रुपये में उस वस्तु को बेच रहे थे तब भी हमें 50 रुपये लाभ हो रहे थे 100 पर। तो इसका मतलब उस वस्तु क्रय मूल्य क्या है, 100 घटा में 50, 50 रुपये है उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब 50 रुपये ही क्रय मूल्य और 50 रुपये ही हमें बेचने पर लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ प्रतिशत क्या होगा, जो लाभ हुआ वो यानी 50 बटे में क्रय मूल्य यानी कि 50 गुणा में 100, यानी कि 100% उत्तर आया इस प्रश्न का। फिर से समझ लीजिए, सवाल में क्या दिया था कि यदि हम बिक्री कीमत दुगुनी करते तो लाभ 3 गुना होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने अब क्या किया इस सवाल में हल करने में कि हमने 100 रुपये हमने मूल जो बिक्री कीमत थी वो मान ली, तो अब 2 गुनी कर दी तो कितनी होगी, 200। अब 100 रुपये में लाभ हो रहा था 1 का, तो 200 में लाभ हो रहा है 3 गुना बढ़ गया, मतलब 3 का। तो 1 और 3 का अंतर है जो वह किसके बराबर है, 2 जो आया वो बराबर है 100 की चीज हम 200 में बेच 100 वाली 200 कर दी बिक्री मूल्य जब, यानी 100 रुपये 2 के बराबर हो गया। तो 1 हो गया 50, तो अब 100 रुपये में हम बेच रहे तो 50 का मुनाफा उसमें शामिल था। तो इसका मतलब क्रय मूल्य भी कितना गया, 100 घटा 50, 50 रुपये, और लाभ प्रतिशत 100। अगला प्रश्न है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत उम्र 28 वर्ष है। तो 11 की औसत है 28 वर्ष, तो कुल इनकी कितनी हो जाएगी, 28 गुना में 11 कर लीजिए, तो ये कुल आयु आ जाएगी 28 गुना में 11। तो इसे आप करोगे तो कितनी आ जाएगी, 308 वर्ष। इन सभी पूरे 11 खिलाड़ियों की औसत कुल आयु आ गई। जो औसत है वो जितने संख्याओं की उससे गुणा कर ले तो कुल आ जाता है। तो 28 गुना में 11, 308 वर्ष आ गई। इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूहों की प्रत्येक की औसत उम्र 25, 28 और 30 वर्ष है। कप्तान तथा सबसे तरुण खिलाड़ी जो कि कप्तान से 11 वर्ष छोटा है, इन समूहों में नहीं लिए गए हैं। कप्तान की उम्र क्या है, तो देखिए हमने इनमें से जो 11 खिलाड़ी उनमें से सबसे कम आयु वाला खिलाड़ी और कप्तान को छोड़ दिया, तो बाकी जो 9 बचे उनमें से 3-3 के जो हमें समूह बनाए उनकी औसत आयु पहले समूह की 25, तो इनकी कुल आयु होगी 25 गुना में 3 यानी कि 75। ऐसे दूसरे समूह की 28, तो 28 गुना में 3 कितने आ जाएगा, 28 तिया 84, और तीसरे समूह की 30, तो 30 तिया 90, यानी 9 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, इसे जोड़ लीजिए आप। तो 9 और 24, 249 वर्ष। तो ये 9 खिलाड़ियों की आ गई। अब बच्चे हैं 308 वर्ष में से जो घटाएं 249, 59 वर्ष, वो है सबसे कम आयु वाले खिलाड़ी की और कप्तान की आयु। तो कप्तान की आयु हमने ज्ञात करनी है। तो हम कप्तान की आयु अगर मान लीजिए x वर्ष मान लेते हैं, तो जो दूसरा खिलाड़ी वो 11 वर्ष छोटा होगा, तो इन दोनों का जोड़ 59 है। तो कप्तान की आयु यानी x जमा में तरुण खिलाड़ी की आयु इससे 11 वर्ष कम, मतलब x घटा 11, और इनका जोड़ कितना है, 59। अब हम उस तरफ ले जाएंगे तो घटा 11 उधर जाकर जुड़ जाएंगे, और इधर x जमा x मतलब 1x और 1x 2x बराबर है 11 उधर जुड़ गए, तो 59 में 11 जोड़ोगे तो 70, और x का मान कितना आ गया, 35, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, 368 बटे 575 का सबसे छोटा रूप लिखिए। तो देखिए कोशिश कीजिए ऑप्शन से ही अगर हो जाए, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि
ऊपर छोटी संख्या है तो काटने के बाद बड़ी संख्या नहीं बन सकती। इसी तरह ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। तो बचे ऑप्शन बी और डी। अब इनमें काफी गैप है 368 और 575 में। तो काटने के बाद जो गैप है, जैसे बी में 28/29 दिया, वो केवल एक का रह जाए तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये भी बी ऑप्शन भी उत्तर नहीं हो सकता। तो अब क्या उत्तर बचा? ऑप्शन डी। तो ये तो हो गया ऑप्शन से देखना। अब तरीके से कैसे करें हम कि हम 575 और 368 है जो, इनका क्या निकाल ले, HCF निकाले। तो 575 और 368 का HCF आप ज्ञात कीजिए, पहला काम यह है, और उससे इनको काट ले हम। तो इनके HCF अगर आप निकालोगे भाग विधि से तो इनका HCF आएगा 23। कितना आएगा? 23। तो 23 से दोनों संख्याएं कटेगी। तो 368 को अगर आप 23 से भाग करोगे तो 23 दूनी नहीं, 23 से कम 23 बचा 13 और उतारा 8 यानी कि 138। तो 23 चिकम 138, 16 आ गए ऊपर। और अपॉन में 575 को भी 23 से भाग करेंगे, 23 दूनी 46 बचा 11, तारा 5, 23 5 115। तो 16/15 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, मान निकालिए 1/64 की पावर -1/3 का। तो देखिए, मैंने पहले भी ये पहले भाग में हमने ऐसे दो सवाल लिए थे कि अगर हम जैसे 1/64 है, इसकी पावर -1/3, तो यदि हम इन्हें पलट ले, जैसे 1/64 इसे 64/1 कर ले, अंश का हर कर दे और हर का अंश, तो पावर है ना उसका निशान बदल जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/64 को हम 64/1 या 64/1 का क्या लिख सकते हैं? हम केवल 64 ही लिख सकते हैं, एक को छोड़ सकते हैं। और पावर का जो निशान है वो अब बदल जाएगा, नहीं माइनस था वो क्या हो जाएगा? +1/3 हो गया ये। अब हम 64 है, हमारी 4 की पावर 3 होती है, 4 गुना 4 गुना 4। तो इसे हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और गुणा में जो बाहर पावर वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा में 1/3। हम 3 से 3 कट गया तो क्या बचा हमारे पास? 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 कितनी आती है? 4। तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन बी, 4। एक कुंड किसी नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि इसे खाली करने में दूसरे नल को 9 घंटे लगते हैं। तो पहला नल इसे 4 घंटे में भर रहा है और दूसरा 9 घंटे में खाली कर रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय के पश्चात कुंड भर जाएगा? तो इनका एलसीएम लीजिए, 4 और 9 का एलसीएम कितना गया? 36 लीटर का आप कुंड मान लीजिए। अब 36 लीटर को 4 घंटे में भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो? 36/4, 9 लीटर भरेगा पहला। और दूसरा नल 9 घंटे में 36 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 36/9 यानी कि 4 लीटर। अब दोनों एक साथ हमने चलाए हैं तो कुल 1 घंटे में इनके द्वारा, इसके द्वारा पहले नल के द्वारा 9 लीटर भरा गया और दूसरे ने 4 लीटर खाली कर दिया। तो कितना बचा? हर घंटे में 5 लीटर, इनका अंतर। अब हमने भरना है कितना है? जितना हमारे जो कुंड की कैपेसिटी थी 36 लीटर की, वो भरना है। तो 36 लीटर भरेंगे, हर घंटे में 5-5 लीटर भरे जाएगा। तो 36/5 घंटे में, यानी कि भाग करेंगे तो 5 7 35। अब डेसिमल लगा के 1 के पीछे 0 उतारा तो 5 दूनी 10, यानी 7.2 घंटे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 6, एक दूध बेचने वाले के पास 20 लीटर दूध है। वह उस 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है जो मुफ्त में उपलब्ध है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर और संपूर्ण मिश्रण को वह लागत कीमत से बेचे, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है जिस रेट पर उसने दूध लिया था उसी रेट पर वह दूध बेच रहा है, यानी 18 रुपये लीटर लिया था तो 18 रुपये लीटर ही दे रहा है, लेकिन उसने 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया। तो जो हम इसका 18 रुपये लीटर का अगर इस्तेमाल नहीं करें तब भी यह सवाल हो सकता है। हम यूँ मान लें कि 20 लीटर वो 100 रुपये में लिया था उसने, 100 रुपये में कितना लीटर दूध लिया था उसने? 20 लीटर 100 रुपये में। तो 1 लीटर दूध उसका कितने में पड़ा? 5 रुपये में। अब उसने 5 रुपये के भाव से 20 में 5 लीटर पानी मिलाकर यानी कुल 25 लीटर बेचा है। तो कुल 25 लीटर कितने का हो जाएगा? 5 के भाव से 125 रुपये में, यानी लिया उसने 100 में था और 125 में बेचा, तो उसके कितना फायदा हुआ? 25 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत क्योंकि 100 पर ही है तो कितना हो गया? 25%। इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा
15/2 घंटे में पूरी करती है और दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है। उनकी औसत चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो पहली बस की चाल क्या होगी, दूरी कितनी है 300 बटे में चाल है उसकी 15/2, नहीं इसकी जो समय है 15/2, तो ये इसकी चाल होगी। दूसरी की चाल हम निकाले तो कितना है 450 और दूरी होगी, उसके द्वारा समय लिया गया 10 घंटे। अब इन्हें हम काटे तो 300 और इसे हम लिख सकते हैं 2/15 और अनुपात में इसको आप काटोगे तो कितना आ गया 45। अब ये इसे भी काटे हम, 300 को 15 से भाग करोगे तो 20, तो 20 दूनी 40 अनुपात 45 आ गया। अगर और काटे 5 से तो 5 8 40 और 5 निम 45, तो 8:9 यानी ऑप्शन सी उत्तर आ गया। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणांक 13 और 14 है, तो उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें तो सीधा ही हो जाएगा कि 23 को 14 से गुणा कर ले तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 23 गुणा में 14 करोगे तो कितना जाएगा 322, तो ये बड़ी संख्या आ गई, ऑप्शन सी इसका उत्तर हुआ। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं में से पहली का 3 गुणा तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो तीसरी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो विषम संख्याएं हैं और क्रमागत है, जैसे 1 3 5 हुई या 7 9 11 हुई, इस तरह से क्रमागत विषम संख्याएं हैं। और कहा क्या है कि पहली का 3 गुणा तीसरी के 2 गुणे से 3 अधिक है, तो इसे आप ऑप्शन से ही कीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक्स मानकर तो ज्यादा समय भी लगेगा और गलती होने की भी संभावना है। तो अगर 9 ऑप्शन माने हम तीसरी संख्या को, तो अब तीसरी संख्या 9 मान रहे हैं, तो मतलब बड़ी वाली संख्या, तो इससे पहले कितना है 7 और पहली संख्या क्या आनी चाहिए 5। अब हम रख के देखें कि तीसरी संख्या का 2 गुना, तो 9 का 2 गुना और जमा 3, क्योंकि 3 अधिक, तो कितना आया ये 21। तो ये 21 है, वो पहली का 7 गुना आना चाहिए। तो पहले अगर 21 को हम ना पहली का 3 गुना आना चाहिए, तो 21 को 3 से भाग करें तो कितना आया 7। तो पहली संख्या 7 आनी चाहिए थी, जबकि हमारी पहली संख्या क्या बन रही है 9, तीसरी संख्या मानने पर 5, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप 11 और 13 को चेक करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। तो 15 को अगर आप चेक करेंगे तो 15 का 2 गुना, अगर तीसरी संख्या 15 मानने तो 15 का 2 गुना जमा में 3, तो कितना आ गया 33। और ये 33 है, ये पहली संख्या का 3 गुना के बराबर, तो 33 को अगर 3 से डिवाइड करें तो पहली संख्या कितनी आई 11। तो 15 अगर तीसरी संख्या है तो संख्याएं क्या बनेगी 11 13 और 15, और हमारे पास भी पहली संख्या 11 ही आई है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, संख्या कौन सी है ये हमने ज्ञात करना है। तो इसमें बी ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। अगर संख्या को 2 माने हम तो उसका व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2/1 है, मतलब संख्या तो 1/2, तो इनका जोड़ अगर आप करोगे तो कितना है 5/2, जबकि हमारे पास तो जोड़ कितना दिया है 13/16 दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब 3/2 अगर हम माने तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2/3, और हम एलसीएम ले 2 और 3 का 6 आया, और अब करें तो 6 को 2 से डिवाइड करें 3 और 3 गुणा 3 यानी कि 9 जमा 6 को 3 से डिवाइड करें 2 और 2 गुणा 2 4, तो 13/6 आ गया। हमारे पास सवाल में भी 13/6 ही जोड़ दिया था, तो हमारा ऑप्शन 3/2 मानने से 13/6 आया, तो उत्तर इसका बी हो गया 3/2 वह परिमेय संख्या है। तो ये आज के 10 सवाल थे। तो आमतौर पर जो HSSC है वह ऐसे प्रश्न देती है, जो अगर हमें नहीं आते तो हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। और टाइम भी HSSC के पेपर में इतना होता है कि गणित के लिए हम अगर अतिरिक्त समय भी ले लेते हैं तो पेपर पूरा होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप किसी भी तरीके से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना सीखिए। गणित सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, और उम्मीद है कि CET में जो गणित के प्रश्न होंगे वो कुल मिलाकर आसान लेवल के ही आएंगे और अर्थमेटिक से ज़्यादा आएंगे। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। धन्यवाद।